हेलो एवरीवन, मैं गौरव मिश्रा ऑक्यूलस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने आईसीटी का जो कि यूनिट 9 है उसके लगभग 5 वीडियो बना चुके हैं। 5 वीडियो में मैंने जो इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को अपन ने देखा है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि उसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करें और इसके बाद लगभग 1 या 2 क्लास, अधिक से अधिक 2 या मैक्सिमम मान लीजिए 3 क्लास और लगेगी, जिसमें हम ये वाला जो टॉपिक है इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर हम ई गवर्नेंस या और कोई टॉपिक चालू करेंगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि 19 जून के पहले तक यूनिट 9 के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक करा दिए जाएँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और उसका लाभ आपको 100% मिले, 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन आईओटी, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आईओटी क्या होता है? आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? हालांकि इसमें कहीं लिखा नहीं है आईओटी, लेकिन मैं आईओटी से शुरुआत करूंगा, थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूंगा। उसके बाद फिर अपन ये चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे। फैक्चुअल चीज़ें हैं बहुत, इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन आईओटी में कॉन्सेप्ट है तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आईओटी जो नीति है भारत ने 2014 में बनाई थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि अगर कोई घर है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप से समझिएगा, पूरा एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ये घर है, घर में आपके मान लीजिए टीवी है या कंप्यूटर मान लेते हैं, टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, एसी मान लीजिए, एसी लगी हुई है, 19 डिग्री दिखा रहा है ये, ठीक है, एसी है, छोटे छोटे बक्से लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये मान लीजिए आपका दरवाज़ा है, ठीक है, बाहर जाने के लिए। क्लियर है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि घर में जितने भी उपकरण हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, फ्रिज हो, एसी हो, साउंड बॉक्स हो, या फिर और भी कोई उपकरण आप मान लीजिए, है ना, बक्से वगैरह हो या कुछ भी एक्सपायर्ड है, तो वो उपकरण, सभी के सभी उपकरण जो है, ध्यान रखिएगा, सभी के उपकरण जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो। किससे कनेक्ट हो? इंटरनेट से। ये इंटरनेट से कनेक्ट होंगे आपस में। इनमें क्या होगा? सेंसर लगा होगा और ये आपस में इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। ये क्या करेंगे? इन्वायरमेंट से सूचनाओं को एकत्रित करेंगे और फिर भेजेंगे। किसके पास? या तो वो खुद एक दूसरे के पास भेज लेंगे समय और परिस्थिति के हिसाब से, या फिर वो जो वहाँ पे व्यक्ति रहेगा उस घर में, उसको ज़रूरत होगी इंफॉर्मेशन लेने की, तो वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को भेजेंगे। तो किसी भी घर में उपस्थित सारे उपकरण का इंटरनेट से जुड़ा होना और उनका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना उस आसपास के वातावरण से, और उस इंफॉर्मेशन को उस व्यक्ति को देना, उस पर्सन को देना जो उस इंफॉर्मेशन की उसे ज़रूरत है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। अब ये वर्क कैसे करता है? ये एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे जितने भी उपकरण हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं, वो उपकरण
ध्यान रखिएगा, स्मार्ट हो जाते हैं। जब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं ना तो ये स्मार्ट उपकरण हो जाते हैं, ये सिंपल उपकरण नहीं रह जाते। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट उपकरण हो जाते हैं। अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो दरवाज़ा है वो भी, उसमें भी सेंसर लगा हुआ है, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट है। आप घर से निकले ऑफिस के लिए, ठीक है, अब आपको याद आया कि अरे यार मैंने तो दरवाज़ा खोल दिया या दरवाज़ा बंद ही नहीं किया, तो ये जो सेंसर है इसमें लगा हुआ, वो सेंसर इन्वायरमेंट से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा कि घर में कोई नहीं है, जो यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति है वो जा चुका है यहाँ से, तो वो दरवाज़ा अपने आप बंद कर लेगा। ठीक है, समझिए, दरवाज़ा बंद हो गया, और जैसे ही दरवाज़ा बंद होगा वैसे ही इस दरवाजे से ये सारे उपकरण आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये दरवाज़ा इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा? लाइट को भेजेगा, बल्ब को भेजेगा। बल्ब में मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे बल्ब लगा हुआ है, वो भी स्मार्ट बल्ब है, इंटरनेट से कनेक्ट। बोलेगा कि भाई यहाँ पे कोई नहीं है, आप लाइट बंद कर दो। एसी चालू थी, सामने वाला चला गया, उसको याद नहीं था एसी बंद करने, एसी अपने आप बंद हो जाएगी, बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा, फ्रिज अपने आप बंद हो जाएगा, टीवी अपने आप अगर चल रही है तो बंद हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट होम, या इसी को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब कि वो सारे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हों और वो सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से करते हों, जिससे भौतिक सुविधाओं को आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर है? और ये ध्यान रखिएगा, ये आपस में एक दूसरे को सूचनाएं क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। तभी तो स्मार्ट होम हो गया ना, सभी अपने आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति चला गया, भूल गया दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो ये स्वतः सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसकी जो नीति है वो 2014 में आई थी। क्लियर है? ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे डिटेल से, और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। अब समझिएगा, भारत में इंटरनेट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भारत में इंटरनेट, तो ध्यान रखिएगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत सर्वप्रथम 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 को गेटवे इंटरनेट नाम से हुई थी। किस नाम से? गेटवे इंटरनेट। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि भारत में पहली बार इंटरनेट की शुरुआत BSNL, ध्यान रखिएगा, BSNL और VSNL में अंतर है, ये BSNL है और ये VSNL है। इसने इंटरनेट की शुरुआत की थी 1995 में। प्रश्न क्या बनेगा, किस नाम से की थी? तो वो ध्यान रखिए, गेटवे इंटरनेट। गेटवे ऑफ इंडिया सुना होगा आपने, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट दिल्ली में, तो गेटवे ऑफ इंडिया समझिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, तो उसी गेटवे से आप इसको लिंक करिए कि गेटवे इंटरनेट, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है बल्कि गेटवे इंटरनेट है, की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। क्लियर है? उसके बाद जो सेकेंड कंपनी थी इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली, सेकेंड कंपनी, वो ध्यान रखिएगा, वो थी आपकी सत्यम इन्फो। इसमें लिखा हुआ है सत्यम इन्फो। कब इसने इंटरनेट की शुरुआत की थी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए पब्लिक को? तो वो 1998 में, मतलब 3 साल बाद, 1995 में पहली बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की गई VSNL द्वारा, और दूसरा 1998 में सत्यम इन्फो द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड कराई गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। 1976 याद रखिएगा, 1976 जब आपात लगा था, इंदिरा गांधी ने 75 में आपात लगाया था, तो उसके 1 साल बाद, आपात तो शायद 2 साल तक था, है ना, 75 से 77 तक था, तो आपातकाल के दौरान ही 76 में भारत में NIC की स्थापना हो गई थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी थी। क्लियर है? तो 1976 में ध्यान रखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये क्या करता था, इसका काम क्या था, भारत में इंटरनेट प्रयोग करने वाला प्रथम संस्थान। ये जो संस्थान था, भारत में पहली बार इंटरनेट का प्रयोग अगर किसी ने किया है, किसी इंस्टीट्यूट ने किया है, किसी संस्थान ने, तो वो NIC
NIC का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या करता है, ये राज्य में होता है, ये मुख्यतः इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है, लेकिन हर स्टेट के राजधानियों में जहाँ तक मुझे जानकारी है रहता है, जैसे यहाँ पे भोपाल में। तो इससे क्या रहता है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, जितने भी जिला रहते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं किससे, स्टेट से, राजधानी से कनेक्ट रहते हैं। जैसे 52 जिले हैं ना, तो सारे 52 जिले आपस में किस में कनेक्ट होंगे, भोपाल के NIC सेंटर से। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन जो होगी गवर्नमेंट की, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी या जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन होगी, वो NIC कहाँ भेजेगा, जिला मुख्यालयों में भेजेगा। ठीक है, या संभाग भी जो है तो वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो संभाग में या जिला में वो सूचनाओं को भेजेगा। तो NIC सर्वप्रथम इंटरनेट उपयोग करने वाला भारत का पहला संस्थान 1976 आपातकाल के दौरान। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि भारत में इंटरनेट उपयोग करने वाला पहला संस्थान कौन है, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसका काम होता है कि ये जहाँ भी रहेगा, जहाँ भी इसका हेडक्वार्टर होगा स्टेट में, और सेंटर में क्या करता है, सेंट्रल में अगर दिल्ली में है तो ये क्या करेगा, सभी जिला मुख्यालयों को, कोई स्टेट की राजधानी और सभी जितनी भी राजधानियाँ हैं, जितने भी स्टेट हैं हमारे, उन सभी की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट होगी। तो कुल मिला के जाल बन जाएगा सूचनाओं का, इंटरनेट का या नेटवर्क का। ठीक है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। तो NIC के बारे में 1976 में इसका काम होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ध्यान रखिएगा, नई इंटरनेट नीति जो आई है, नई इंटरनेट नीति जो आई है, न्यू इंटरनेट पॉलिसी जो आई है, उसका नाम है डेटा इन इंटरनेट डोमेन। उसका नाम पूछा जा सकता है। जो न्यू इंटरनेट पॉलिसी आई है 2019 में शायद आई है, तो उसमें ध्यान रखिएगा इंटरनेट जो नीति है उसका नाम क्या है, उसका नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो वो है डेटा इन इंटरनेट डोमेन, डेटा इन इंटरनेट डोमेन। तो डेटा इन इंटरनेट डोमेन, इंटरनेट पे अपन क्या करते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते हैं, डेटा को ही डोमेन के रूप में चेंज करते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, डेटा इन इंटरनेट डोमेन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, देख लीजिए पहले, BSNL है, MTNL है, सत्यम इन्फो है, भारती एयरटेल है, जियो फाइबर है, ये सब इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कराती हैं। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, इसको इंटरनेट से जोड़ना है। ठीक है, और ये कोई संस्थान है, मान लीजिए ये कोई संस्थान, कोई इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए ये कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, तो इसकी कनेक्टिविटी इस व्यक्ति से अगर इंटरनेट की करनी है तो कैसे होगी, कौन कराएगा, कोई ना कोई कंपनी कराएगी, कोई ना कोई, जैसे MTNL है, सत्यम इन्फो, BSNL है, भारती एयरटेल है, ये कोई ना कोई कंपनी क्या करेगी, इंटरनेट यहाँ से यहाँ प्रोवाइड करेगी, सर्विस प्रोवाइड करेगी। मतलब इस व्यक्ति को इस संस्थान से जोड़ने का काम कौन करेगी, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है वो करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे कराएगी, तो इसके पास एक कंप्यूटर होगा, ध्यान रखिए, ये जो कंपनी है, ये वाली कंपनी, इसके पास एक कंप्यूटर होगा, बहुत बड़ा भारी कंप्यूटर, आकार में भले ही बड़ा ना हो पर डेटा उसके पास बहुत ज़्यादा होगा। तो एक बड़ा कंप्यूटर होगा जिसको कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, सर्वर कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, इसके पास एक सर्वर होगा, सर्वर कंप्यूटर, ये जो होगा सर्वर कंप्यूटर। और ये जो क्लाइंट होंगे, चाहे ये क्लाइंट हो चाहे ये क्लाइंट हो, तो क्लाइंट का जो कंप्यूटर होता है, चाहे इस ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, दोनों क्लाइंट ही तो हैं, तो ये जो क्लाइंट है इनके कंप्यूटर को कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर, दो कंप्यूटर होते हैं, एक सर्वर कंप्यूटर, एक क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर का मतलब वो कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है उसके पास एक बड़ा कंप्यूटर होगा, उस सर्वर होगा। सर्वर का मतलब उसमें सारे डेटा इकट्ठा होंगे और वहाँ से डेटा कहाँ जाएगा, क्लाइंट के पास जाएगा। जैसे मैंने इसको सर्विस में दे रहा हूँ, है ना, एयरटेल की, मान लीजिए एयरटेल का सर्वर है, ये इस संस्थान को इंटरनेट कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा। तो इस सर्वर चाहिए ना, सर्वर में बहुत सारे डेटा होते हैं, इस डेटा को ट्रांसफ़र करना है इसमें, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होगा उसको क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं।
यहाँ से यहाँ डेटा आएगा, तो ये जो कंप्यूटर है वो भी क्लाइंट कंप्यूटर है। तो जो व्यक्ति या संस्थान का कंप्यूटर है उसको आप क्या कह सकते हो, क्लाइंट कंप्यूटर। और जो मेन सर्विस प्रोवाइडर ISP होता है, जो कंपनी होती है, जैसे जियो आपको नेट प्रोवाइड करा रही है, तो जियो का एक बहुत बड़ा सर्वर होगा और वहाँ से डेटा हमारे पास आएगा हमारे कंप्यूटर में। हम नेट, अगर हमारा नेट से कनेक्ट है 4G, हम नेट चलाते हैं इंटरनेट पे, तो वो अगर हमने जियो का डेटा लिया हुआ तो जियो का एक मेन सर्वर होगा, वहाँ से डेटा आएगा हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में। और जो हमारा कंप्यूटर या मोबाइल होगा वो समझ लीजिए क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर। क्लियर है? तो ये है ISP वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। ISP प्रोवाइडर बहुत सारी कंपनियां हैं। आप देखते थे राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क, राष्ट्रीय सूचना बहुत सारे नेटवर्क बनाए गए, जैसे NIC नेट, इसको निक नेट भी बोलते हैं, निक नेट भी बोलते हैं, निक नेट या NIC नेट। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने NIC बताया था ना, उसी NIC में नेट और जोड़ दो। नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो NIC क्या करता है, NIC ये दिल्ली में NIC का एक नेटवर्क है। मतलब सीधा मतलब समझिए कि जितने भी जिला मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालयों को स्टेट की राजधानी से एक स्टेट में, ऐसे दूसरा स्टेट वहाँ के जिला मुख्यालयों को स्टेट की राजधानी में, ऐसे कोई तीसरा स्टेट होगा वहाँ के सारे जिला मुख्यालयों को स्टेट की राजधानी से, और सभी राजधानियों को दिल्ली से जोड़ने के लिए जो उपग्रह, जो सैटेलाइट, जो नेटवर्क प्रयोग किया जाएगा वो निकनेट कहलाएगा। क्या कहते हैं उसे? निकनेट कहते हैं। मतलब एक जिला से, जैसे मान लीजिए मेरा जिला शहडोल है, तो शहडोल की कनेक्टिविटी अगर दिल्ली तक है, शहडोल पहले भोपाल से कनेक्ट होगा, फिर भोपाल से दिल्ली, अगर मुझे कोई बात दिल्ली तक पहुंचानी है तो वो मेरी इन्फॉर्मेशन दिल्ली तक चली जाएगी। किसके माध्यम से? निकनेट के माध्यम से, NIC नेटवर्क। ठीक है, NIC का बृहद रूप ही है NIC नेटवर्क। ठीक है, निकनेट। अच्छा, निकनेट की शुरुआत अगर पूछी जाए तो ये 1987 में निकनेट की शुरुआत हुई थी, 1987। जबकि NIC की कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है, 1976, ध्यान रखिएगा, ये 1976 NIC की। NIC और NIC नेट में यही अंतर है कि NIC का बृहद, NIC जो है वो एक छोटे एरिया पे कह सकते हैं, और NIC नेट एक बृहद एरिया में, क्योंकि ये नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क इसमें लग गया है। NIC तो है ही, सूचना तो प्रदान करेगा ही एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन नेटवर्क जब हो जाएगा तो बहुत बृहद या बहुत बड़े स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान हो। अर्नेट क्या है? अर्नेट का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि जितने भी एजुकेशनल संस्थान है भारत में, और जितने भी रिसर्च संस्थान हैं, जैसे एजुकेशनल संस्थान, जैसे IIT आप ले लीजिए, IIM ले लीजिए, और जितने भी रिसर्च संस्थान हैं, जैसे आप ISRO ले लीजिए, DRDO ले लीजिए, तो इन सभी संस्थानों को आपस में जोड़ने के लिए जो नेटवर्क प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं अर्नेट। क्लियर है? अर्नेट मतलब एजुकेशनल और रिसर्च वाले जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे IIM की कोई मैनेजमेंट की बात है, और मैनेजमेंट की बात बेहतरीन रूप से IIM के लोग ही जानेंगे। ISRO को नहीं पता हो उतना अच्छा मैनेजमेंट, क्योंकि वो रिसर्च करता है। तो मैनेजमेंट की कुछ बात को ट्रांसफ़र करना ISRO के पास कि आप भी थोड़ा मैनेजमेंट जानो, और रिसर्च की जो बात है IIM वाले भी नहीं जानेंगे कि वहाँ क्या क्या रिसर्च, कैसे उपग्रह बनते हैं, कैसे सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, तो वहाँ की बात यहाँ पहुँचाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इससे एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। ठीक है, न केवल बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाएगा, अपितु जितने भी संस्थान हैं वो आपस में कनेक्ट होकर अपने ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसका फ़ायदा देश को मिलेगा। ठीक है, देश को मिलेगा, विद्यार्थियों को मिलेगा, जो भी है। तो ये है अर्नेट। फिर है, ये ध्यान रखिएगा, इनफ्लिबनेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। INF का मतलब इंफॉर्मेशन, LIB का लाइब्रेरी और नेटवर्क। ये UGC के द्वारा चालू किया गया है, UGC के द्वारा चालू किया गया है इनफ्लिबनेट। इसका मतलब ये होता है कि
जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और जितने भी कॉलेज हैं भारत में, उनकी लाइब्रेरी को आपस में जोड़ना। लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे ज्ञान का भंडार होता है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी और जितने भी कॉलेज हैं, उनकी लाइब्रेरियों को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है वो है आपका इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर है बिट्स नेट, BITS नेट। बिट्स नेट का फुल फॉर्म होता है बायोटेक्नोलॉजी, बी से बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ध्यान रखिएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन नेटवर्क का मतलब कि भारत के जितने भी बायोटेक्नोलॉजी संस्थान हैं उन सबको आपस में रिकनेक्ट करना, जोड़ना, ताकि एक जगह की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए एक बायोटेक्नोलॉजी संस्थान दिल्ली में, उसने डायबिटीज़ की कोई दवाई बना ली, ठीक है, तो वो दवाई जो बना ली, और मान लीजिए भोपाल में कोई संस्थान है बायोटेक्नोलॉजी का, तो उसको तो नहीं पता डायबिटीज़ की दवाई कैसी है, क्या बन रही है, कैसे बन रही है, या उसके लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, कौन सा यौगिक जिम्मेदार है, सारी चीज़ें उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वहाँ से हम इस नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली की इंफॉर्मेशन को भोपाल में के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में या जो भी संस्थान उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से सभी बायोटेक्नोलॉजी संस्थान को आपस में जोड़ना, कोई औषधि बनाना है, कोई जीन्स का पता लगाना है, या सारी चीज़ों के बारे में सारे बायोटेक्नोलॉजी संस्थान को आपस में जोड़ने के लिए जो नेटवर्क उपयोग किया जाता है उसको बिट्सनेट कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा रैब एम नेट, इसको बोलते हैं रिमोट एरिया बिजनेस नेटवर्क, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। ये रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क जो है वो ध्यान रखिएगा सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना, कंप्यूटर एवं डेटा टर्मिनल से सूचनाओं को भेजना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सूचना भेजना, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, या भारत में जितने भी कंप्यूटर हैं और जितने भी कंप्यूटर टर्मिनल हैं उनसे एक जगह से सूचनाओं को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है, रैब एम नेट का होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क, ध्यान रखिएगा। और ये C डॉट द्वारा चालू किया गया है, C डॉट द्वारा ये चालू किया गया। पूछा जा सकता है कि ये जो नेटवर्क है ये किसके द्वारा चालू किया गया, C डॉट संस्थान द्वारा चालू किया गया, ठीक है। तो आज की बातचीत हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में हमारी उपस्थिति फिर से होगी। तब तक के लिए मैं गौरव मिश्रा धन्यवाद करता हूँ।